हाय एवरीवन, तुम लोग के क्लास 10 की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। देखो यार, तुम लोग का टर्म 1 का एग्ज़ाम आ रहा है, वो भी एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाली है। तो तुम लोगों के लिए मैंने एमसीक्यू पैटर्न के ऑलमोस्ट 58 क्वेश्चन आंसर्स लाया हूँ, ठीक है। जो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है। एमसीक्यू में नॉर्मल एमसीक्यू तो होंगे ही, साथ में असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज़ भी होंगे और केस बेस्ड एमसीक्यूज़ भी होंगे, ठीक है। देखो, ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। बाकी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे चेकआउट ज़रूर कर लेना। और हाँ, एक अनाउंसमेंट, कॉपी पेन लेकर बैठना, वीडियो देखते के साथ लिखते भी जाना साथ में, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से तुम्हें चूज़ करना है कि इसमें से किस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। 4 प्रोसेस दिया अलग अलग। तो तुम जब पढ़ोगे तो पता चलेगा आंसर डी होगा। और अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि जब कॉपर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो 2Cu बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज कंजर्व इन एन केमिकल रिएक्शन। तो ये तो बात अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी एटॉम्स का भी नंबर इक्वल होगा केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद में। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, दूसरा वाला का। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक ये रहा, हाँ, ये एक रिएक्शन दिया है और इसमें एक्स और वाई दिया है। तो इस एक्स और वाई को फिल करना, ये मतलब इसका स्टेट बताना क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया है, किसी में एक्वस है, किसी में सॉलिड है। तो अब हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं जैसे लीड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन से, तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है लीड आयोडाइड का, और उसके साथ ही बनता है पोटासियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा सॉलिड, क्योंकि वो सॉलिड प्रेसिपिटेट है। और वाई क्या होगा, तो वो एक्वस होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी 3 का। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया है, उसको बैलेंस करना है। तो लिखा है Cu प्लस XHNO3 और इसमें CuNO3 ये डॉट डॉट आगे और भी है। तो इसको जब बैलेंस करोगे तो तुमको मिलेगा यहाँ पे x के जगह पे मिलेगा तुमको 4, और यहाँ जो y है y के जगह पे मिलेगा तुमको 2। और फिर तुम कैलकुलेट कर लो, कॉपर दोनों साइड एक है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, फिर हाइड्रोजन देखो 4 है इधर और यहाँ पे 4 है इसका, और फिर नाइट्रोजन 4 है इधर भी और इधर भी 4 है नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन यहाँ हो गया और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन इधर 4 अगर पुट किए थे हम लोग यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, तो इस साइड ऑक्सीजन 6 यहाँ पे हो गया। और यहाँ जो NO2 के आगे हम लोग 2 पुट किए थे, तो 4 यहाँ हो गया 10, और यहाँ पे 2 है 12। तो यहाँ पे ऑप्शन मतलब आंसर हो जाएगा हम लोग का 4 और 2, मतलब ए। 4 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक रिएक्शन दिया है, बताना है किसका, किस मतलब ये किस तरीके का रिएक्शन है ये वाला। तो CaO प्लस H2O CaOH होल 2। तो ये तो सबसे पहले जानते ही हो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा 4, लेकिन यहाँ पे देखो 4 के साथ साथ 2 भी दिया है, हाँ। अच्छा, ऑप्शन में 2 चीज़ दिया, तो हाँ, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिल के बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर, 6 में लिखा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर लॉस्ट। अच्छा, तो अगर तुमको फेरस सल्फेट का रिएक्शन याद हो, जिसको ब्लू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट बोलते हैं, FeSO4.7H2O, देखो हम ट्राई करते हैं यहाँ पर लिखने का, FeSO4.7H2O। इसको जब हीट किया जाता है, तुम इतना कॉपी में लिख लो, फिर इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसको हीट करने पे बनता है FeSO4 प्लस 7H2O। तो अब हमको बताना है कि कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लॉस्ट होता है।
तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 7 वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट हो रहा है हीट होने पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 का बी हो जाएगा। और अब 7 नंबर क्वेश्चन, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस। तो लाइमस्टोन को हीट करने में क्या प्रोड्यूस होता है? तो लाइमस्टोन का फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। लाइमस्टोन का फार्मूला होता है CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? इसको हीट करने पे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, CaO + CO2, ठीक है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोलते हैं, और CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, और CaCO3 लाइमस्टोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न विथ ए पॉप साउंड व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्राउट नियर इट। तो अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पॉप साउंड में नहीं बर्न होता, वो हाइड्रोजन गैस बर्न होता है, तो इसलिए ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, 8 का बी। अब नेक्स्ट 9 नंबर, द फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम। और हाँ, एक और बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व होता है रिएक्शन में, वो लाइम वाटर टेस्ट से डिटेक्ट किया जाता है, और वो बर्निंग कैंडल टेस्ट जो है वो हाइड्रोजन गैस के लिए यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो फॉल्स है। और हाँ, अब 9 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। जो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना था, देखो यहाँ पे जस्ट कुछ देर पहले ही एक क्वेश्चन बताए थे, उसमें बनाए थे, तो उसमें जो बना था तो वो किस तरीके का रिएक्शन है वो बताना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कैसा रिएक्शन, उसको पहले रिएक्शन लिखो, CaCO3, और ये जब हीट करते हैं तो बनता है CaO + CO+CO2, तो ये बनता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट करने से टूट रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 का बी। अब 10th वाला, electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole of ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is। तो electrolysis of water जो है एक decomposition reaction है, तो वो पहले लिखते हैं यहाँ पे 2H2O, और इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे तो ये टूट के बनेगा 2H2 गैस + O2 गैस। तो यहाँ पे तुमको साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो बन रहा है वो 2 और ऑक्सीजन जो बन रहा है वो 1। तो हम लोग बोल सकते हैं ये 2:1 के रेशियो में बना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मतलब लिबरेट हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 10th का आंसर बी। और अब 11th वाला देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। अच्छा, तो सनलाइट के एक्शन से, मतलब जिस पे सनलाइट पड़ेगा, ये 4 जो ऑप्शन दिया है उसमें से किस पे पड़ेगा जो वो डिकम्पोज हो जाएगा? तो इसके लिए पहले KBr है, फिर AgBr है, फिर MgO है, फिर NaCl है। तो AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड, वही डिकम्पोज होता है जब उस पर सनलाइट पड़ता है। देखो AgBr, और इस पर जब सनलाइट पड़ता है तो ये 2Ag + Br2 बनाता है, Br2 गैस बनाता है, ब्रोमीन गैस, ठीक है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखने से सिल्वर और ब्रोमीन गैस बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 12 नंबर, इसमें है व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज़ प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। तो क्या होगा जब हम लोग कुछ देर के लिए सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख देंगे? तो ये एग्जैक्टली सेम है जस्ट पहले वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे भी ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, और यहाँ पे भी सिल्वर और क्लोरीन गैस बनेगा। 2AgCl है और 2Ag + Cl, तो ये हम सीधे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखे हैं। तो ये टूट के सिल्वर और क्लोरीन गैस बनता है, ठीक है। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का आंसर डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, है ना।
अच्छा, वाइट सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू ग्रे कलर्ड कंपाउंड। हाँ, तो ग्रे कलर कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, जो सिल्वर है वो ग्रे कलर का, तो इसका आंसर बोथ ए बी हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग 13th नंबर। 13th में लिखा है द हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ एक्स गैस, आइडेंटिफाई एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जब लीड नाइट्रेट
80 नंबर देखते हैं, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग। तो तुमको अगर फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन याद हो, जब वो फेरिक क्लोराइड को मिक्स किया जाता है NH4OH के साथ, एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का FeOH3। तो हम यहाँ रिएक्शन भी लिख देते हैं FeCl3। अच्छा, रिएक्शन लिखने से पहले ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो ये देखो FeCl3 यहाँ लिखा हुआ है, प्लस NH4OH भी लिखा हुआ है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा FeOH3, ये एक्वस है, इसी को रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, और इसके साथ बनेगा +3 NH4Cl, ठीक है। अब हम लोग 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर में है द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक रिएक्शन दिया है, बताना है किस तरीके का ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे है Fe2O3 + 2Al को हीट किया जा रहा है और ये बना रहा है 2Fe + Al2O3। तो ये रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव आयरन से, ठीक है, तो वो डिस्प्लेस कर दे रहा है आयरन को, और फिर वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दे रहा है। यहाँ एल्युमिनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी, ठीक है। और हाँ, एक और बात, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, अगर आगे क्वेश्चन में आता है तो हम देखते हैं, ठीक है। अब 20 नंबर, 20 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो देखो क्या क्या लिखा है। मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, आयरन इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, और सिल्वर इज़ लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर याद हो तुमको, तो सबसे पहले आता है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद फिर कॉपर, फिर सिल्वर, ठीक है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट चूज़ करने बोला था 20 नंबर में। अब हम लोग 21 देखते हैं। 21 में लिखा है व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रॉड इज़ डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चैप्टर में दिया हुआ होगा, देखना। जब आयरन को डाला जाता है, मतलब जब कॉपर रॉड को डाला जाता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में, तो कॉपर, क्योंकि अभी जस्ट हम दिखाए थे, ये क्या नाम है, ये रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें तुमको दिखा था कि आयरन जो है आगे आया था। तो इसका मतलब क्या, आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, हाँ, तो कॉपर रॉड डालने से, आयरन सल्फेट में डालने से क्या होगा? तो कॉपर रॉड जब डालेंगे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर जो है डिस्प्लेस नहीं होगा आयरन से, क्योंकि आयरन सल्फेट जो है ज़्यादा रिएक्टिव है और इसलिए कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, मतलब डी। तो फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो नीचे से इसमें चूज़ करना, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, ओनली 4, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं 22 नंबर में। तो 22 नंबर में है व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन वाटर इज़ एडेड टू पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो क्या होगा जब हम लोग क्लोरीन वाटर को ऐड करेंगे पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो तुमको पहले यहाँ पे रिएक्शन लिख कर दिखाते हैं हम। क्लोरीन Cl2 एक्वस, ठीक है, इसके साथ पोटासियम आयोडाइड वो भी एक्वस, ये दोनों रिएक्ट करेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 2KCl एक्वस पोटासियम क्लोराइड और +I2 एक्वस, ठीक है, आयोडीन गैस। तो अब हम लोग को बताना है कि क्लोरीन वाटर जाए जहाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन एक्वस इज फॉर्म ए, ठीक है। और ऑप्शन, हाँ, तो और ऑप्शन होगा नहीं, 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में है मैचिंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिया हुआ है और इसको मैचिंग करना है। तो बेरियम सल्फेट ऑप्शन ए में दिया हुआ है,
और बी में दिया हुआ फेरस सल्फेट, सी में कॉपर सल्फेट, डी में जिंक सल्फेट। तो अच्छा, कंपाउंड कलर क्या होगा कंपाउंड का? जब ये कंपाउंड बनता है रिएक्शन में तो इसका कलर क्या होता है? तो तुम्हें पता होगा बेरियम सल्फेट का कलर क्या होता है? वाइट होता है, तो इसका 4 हो जाएगा। और फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? लाइट ग्रीन, तो इसका हो जाएगा 3। और कॉपर सल्फेट का ब्लू और जिंक सल्फेट कलरलेस। ठीक है, तो अब देखते हैं नीचे आंसर में। तो जैसे यहाँ पे बेरियम सल्फेट का वाइट था, मतलब बी ए का 4 था, तो ए का 4 किस में दिया है? डी में दिया है, तो डायरेक्ट हम लोग डी कर देंगे। ठीक है, नहीं अच्छा बी में भी दिया है, तो हम लोग को एक और देख लेना है बी का। तो बी था फेरस सल्फेट, इसका लाइट ग्रीन था, मतलब बी का 3 था। हाँ, तो डी ही होगा आंसर। अब 24 नंबर। तो 24 में है इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो रिएक्शन है NaCl एक्वस प्लस AgNO3 एक्वस। तो ये दोनों रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? तो इसका रिएक्शन हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट अब हम आगे प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट में होगा AgCl सॉलिड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 एक्वस सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 एक्वस सोडियम नाइट्रेट लिख लो कॉपी में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा AgCl और NaNO3, मतलब डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब चलो 25 नंबर में। तो द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। अच्छा, तो जब दो कंपाउंड एक्सचेंज करता है आयन दो नया कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के बारे में हम थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे। देखो, प्रेसिपिटेशन ऑप्शन में है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही होगा इसका। अगर हम तुमको एक एग्जांपल दे पाएँ तो लास्ट में हम दे के दिखा देंगे। ठीक है, देखो 26 नंबर क्वेश्चन। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटासियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें बोला है कि अगर पोटासियम एक्वस पोटासियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का एक्वस लीड नाइट्रेट का रिएक्शन होता है तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है लीड आयोडाइड का। ठीक है, लेकिन जब एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है तो उस समय लीड नाइट्रेट नहीं है अवेलेबल, तो उसके बदले हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, इस 4 ऑप्शन में है लीड सल्फेट, लीड एसीटेट, एमोनियम नाइट्रेट और पोटासियम सल्फेट। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें एक बात समझ में आएगा कि जब हमको लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म करना है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट रिएक्ट करा के प्रोडक्ट में लीड आयोडाइड फॉर्म करना है, तो ज़रूर रिएक्टेंट में लीड होना चाहिए। तो उस हिसाब से तुम सी और डी डायरेक्ट कट कर दो कि ये दोनों तो होगा नहीं। अब बचा लीड सल्फेट और लीड एसीटेट। ठीक है, तो अब तुमको एक और बात पता होगा, लीड सल्फेट जो है वाटर में इनसॉल्युबल है, तो वो तो यूज़ कर नहीं सकते, तो बच गया लीड एसीटेट, और इसका आंसर होगा लीड एसीटेट, दैट इज़ बी। देखो 27 नंबर। इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अब 4 तरीके का चीज़ लिखा हुआ है, तो अब इसमें से देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब क्या होता है रिएक्शन में और क्या नहीं होता है। तो पहला एक्सचेंज ऑफ एटम टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस दूसरा, तीसरा है प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस, चौथा है इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस। देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम लोग को पता है कि 2 डिफरेंट आयन्स जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का डिस्प्लेस होता है या एक्सचेंज होता है एक दूसरे के द्वारा। ठीक है, आपस में दोनों एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और फिर प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉल्ट का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आयन का भी एक्सचेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 2, 3, 4। तो ऑप्शन ए में 2, 4 है, बी में भी तीनों में नहीं है, अच्छा डी में है 3, 4। तो देखो शायद ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे 2 भी होगा। ठीक है, 2 भी होगा, तो इससे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4 तीनों होगा। या फिर अगर ए में मान लो तो वहाँ पे 2 दिया हुआ 4 दिया हुआ, तो 3 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब 3 सही है, तीनों सही है। और अगर 2 ऑप्शन नहीं रहेगा, ये इस तरीके से ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ए में भी 3, 4 है, मतलब 2, 4 है, और डी में 3, 4 है, तो आप कौन सा टिक करोगे इसलिए। तो लेकिन सही है ये तीनों, इसलिए ये माइंड में रखना है। अब 28 नंबर। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, हाँ तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कैसा होता है?
ऑक्सीडेशन होता है और एक्सोथर्मिक रिडक्शन होता है, इंडोथर्मिक। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको रेस्पिरेशन का रिएक्शन पता होना चाहिए। तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन में होता है C6H12O6 जो है, C6H12O6 जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है। तो फिर जो बनता है वो 6CO2 और इसके साथ 6H2O और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ एनर्जी के लिए ई लिख देते हैं, ई। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें देखा तुमने कि ऑक्सीजन को ऐड किया गया था रिएक्टेंट में, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और उधर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था, रिलीज़ हो रहा था एनर्जी किस साइड, प्रोडक्ट में। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 28 का ए। ठीक है, अब 29 नंबर। 29 में है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्नड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ऑब्जर्व। तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो कौन सा इसमें से ऑब्जर्वेशन होता है, यही है ना, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मैग्नीशियम रिबन वाइट फ्लेम में बर्न होता है, मतलब उससे जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है और उसका वाइट पाउडर बन जाता है। वो कैसे, तो इसका एक रिएक्शन है 2Mg प्लस O2, इसको हीट करेंगे तो ये बना देगा क्या, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो Mg को हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो Mg मैग्नीशियम रिबन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, मैग्नीशियम बर्न विथ वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। ठीक है, अब चलो कितना नंबर है अब, 30 शायद, हाँ 30 नंबर है। तो 30 नंबर है फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट ड्यू टू, 4 ऑप्शन दिया है, ऑफ ल्यूसीफेरिन। हाँ, तो देखो फायर फ्लाइज जो है उसके पास एक स्पेशल काइंड का सब्सटेंस होता है, वो प्रोटीन, उसी को ल्यूसीफेरिन बोलते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसी के प्रेजेंस में, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा बी, ऑक्सीडेशन। अब 31 नंबर,